हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों के लिए नई क्लास लेकर आ रही हूँ मैं। बीपीएससी के जनरल साइंस के क्वेश्चन सीरीज़ हम करा रहे हैं यहाँ पे। और आज फिर से आप लोगों के लिए नई शानदार और बहुत यूनिक क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जनरल साइंस के। तो अगर आप भी अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली आप क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कथन क्या है? सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि क्या दिखाई पड़ेगा? ऑप्शंस हैं, आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इन कथनों में कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है, वो आपको बताना है, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, वो भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है और ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आपको कोड दिखाएंगे। चलिए, चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अब कोड, चलिए देख लिया कोड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक, दो और तीन तीनों ही बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। तीनों कथन सही है। देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही होगा। आकाश स्याह काला होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं अंतरिक्ष यान में से देखे तो बिल्कुल ये भी सही बात है। और अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा क्या है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आधा आकार कैसा होगा? ऑप्शंस है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। और देखिए, ये आईएएस एग्जाम 1996 में पूछा गया था, ठीक है। कितने पुराने क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं यहाँ पे आप लोग के लिए कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा। क्वेश्चन को आप नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी भी क्वेश्चन को यहाँ मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब कोई झील की तली से वायु का बुलबुला उठकर ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, 19 आपका क्वेश्चन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, किसके? ऑप्शन है, दो प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के, दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं तो उसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा? क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने। और देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा, यह हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए सबने आंसर को टिक कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे करता है? ऑप्शंस है, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। और ये आपका सिंगल क्वेश्चन ही है। चलिए आंसर कीजिए। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? ये भी 1996 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नोट करेंगे सभी क्वेश्चन को। चलिए
नोट कर लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साधारण यंत्र जो है वो किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, तो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। चलिए देखिए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो क्या पूछ रहा है कि जब सितार और बांसुरी एक ही साथ बजाएंगे तो उनके स्वर में आप अंतर कैसे करेंगे। तो उस अंतर को पहचानने के लिए यहाँ पे क्या आप देखेंगे, ऑप्शंस है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। इंग्लिश में भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, पिच एंड लाउडनेस, क्वालिटी, लाउडनेस। तो किसके आधार पर आप सितार और बांसुरी के एक ही स्वर में से आप अंतर कर पाएंगे कि ये बांसुरी का स्वर है और ये सितार का स्वर है। एक ही समय पर अगर सितार और बांसुरी को बजाया जाए तो उनमें से भी आप अंतर कर सकते हैं कि ये सितार है और ये बांसुरी का ध्वनि है। कैसे अंतर करेंगे, नोट कर लेंगे सभी इस क्वेश्चन को। और देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वालिटी। हम इसके इन दोनों के ध्वनि में से इनकी क्वालिटी के आधार पर अंतर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वालिटी हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। निम्न तापीय यानी क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो ऑप्शंस है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त प्रशीतित्रों में या फिर रेफ्रिजरेटरों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। कहाँ पर होता है ये निम्न तापीय या क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, बहुत फ्रेश है और बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बहुत पुराने क्वेश्चंस भी है ये। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लिया सभी ने। देखिए इसका आंसर रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का ऑप्शन सी इज करेक्ट, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। जैसे कौन काम करता है, ऑप्शन है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अतल दर्पण, अतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार से काम करेगा, किस लेंस या किस दर्पण की तरह काम करेगा। चलिए आंसर करेंगे। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवतल लेंस की तरह। चलिए देखिए ये यूपी पीएससी में भी पूछा गया और आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि। तो क्या अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में, ऑप्शंस देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे और नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ऑप्शंस इसके ऐसे दिए हुए हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे ही होंगे, है ना। सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आप बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिए और क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। ठीक है, ये अंतर इन दोनों में पाया जाएगा, किसमें, परमाणु बम में और नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है।
क्या बोल रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। समझ में आया। नाभिकीय रिएक्टर मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें, ठीक है, उसमें हम इसको नियंत्रित मतलब कंट्रोल करके कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन परमाणु बम जो है इसमें कोई चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बम में एक बार अगर ब्लास्ट हो गया तो उसमें अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल वो श्रृंखला अभिक्रिया होती रहती है, वो ब्लास्ट होते रहते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो एक उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक, हीरे की चमक आप सभी ने देखा होगा, तो उस असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है। ऑप्शन है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है या फिर उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो क्या कारण है हीरे की चमक का अगर उसे एक उचित तरीके से काटा जाए तो। नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को उसका आंसर पता है कि हीरे का अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। चलिए आंसर करेंगे कि पानी से भरी बोतल को अगर आप डॉट लगाकर उसके मुंह को बंद कर दो, फिर उसको फ्रिज में रख दो या फिर पानी उसके अंदर जम जाए तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, ऐसा क्या होता है कि जब वो पानी लिक्विड अवस्था में है तब बोतल को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब वही बोतल जिसका मुंह बंद है, पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर का पानी अगर जम जाए तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पानी के जमने पर उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सही बात है, पानी का आयतन बढ़ता है जमने पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, ऑप्शंस है, अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है, सेकंड ऑप्शन बी है अपवर्तित है, वो अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्ण करता है। तो किसी अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसके आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु का रंग, ठीक है, किसकी वजह से होता है, मतलब क्यों उसका रंग वैसा होता है। जिस रंग का वो होता है उस रंग को वो क्या करता है, अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्ण करता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के किसकी वजह से होता है, उस रंग के परावर्तित होने की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो जिस रंग को परावर्तित करता है वो उसी रंग को अपने अंदर शो करता है, ठीक है, हम उसको उसी रंग में देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, ऑप्शन है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, उतना ही होता है जितना पुरुषों की आवाज़ का। चलिए बताएंगे सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य तो कैसा होता है। ये तो सभी को पता है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो होता है पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शंस है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। सभी ने देखा होगा कि साबुन का जो पतला झाग है उसके ऊपर हमें जैसे इंद्रधनुष कलर दिखते हैं ना, वैसे ही हमको बहुत सारे कलर्स उसमें नज़र आते हैं बबल्स में, साबुन के पतले झाग के बबल्स में। तो एक बबल्स में
वो जो कलर है, वो घटना, वो जो हो रही है, कौन सी घटना की वजह से वो कलर हमें दिखते हैं उस झाग के बबल्स में, क्या हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यह जो हो रहा है वो बहुलिक परावर्तन और अवैतिकरण की वजह से हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है कि कितने तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे, मतलब बिल्कुल समान रहेंगे। नोट करेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेंगे। -40 डिग्री सेल्सियस पर आपके -40 डिग्री पर आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान एक ही रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, -40 डिग्री, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो महासागर के अंदर डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति मतलब जो वस्तु कहाँ पर है उसको जानने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शंस है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। इसका आंसर सभी को पता होगा, ठीक है। और नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जनरल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सोनार। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 33 क्या है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। ऑप्शंस है अत्यंत कम तापमान पर, उच्च तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सामान्य तापमान पर या अत्यधिक उच्च तापमान पर। क्वेश्चन को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है कि अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो। नोट करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपी पीएससी मतलब उत्तर प्रदेश की पीएससी 2000 में आया हुआ है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सामान्य तापमान पर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सामान्य तापमान पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ऑप्शंस है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे कि कौन है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा, ठीक है। ध्यान देंगे, सबसे छोटा बोल रहा है और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। छोटा भी होगा, सबसे तेज भी होगा। नोट करेंगे क्वेश्चन को। और ये होगा आपका क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सो ऑप्शंस है नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। और ये आपका कोट वाला क्वेश्चन है, तो आप कोट आपको दिखाते हैं हम। तो तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए देख लिया कोट, अब बताइए आंसर। तो नाभिकीय संलयन से, बिल्कुल ये तो आपका आंसर होगा ही होगा। और गुरुत्वीय संकुचन से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कौन से कोट में आपका दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 36 क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या होता है। ऑप्शंस है थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। क्वेश्चन को नोट करेंगे कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होगा। कृत्रिम मतलब जिसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को। तो उसे विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? और ये भी आपका सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है बताना है आपको। ऑप्शंस दिख रहे हैं, मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो कौन यहाँ पे बिल्कुल सही जोड़ी नहीं दिया गया है? मैनोमीटर दाब ये सही है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन भी बिल्कुल सही है, कार्डियोग्राफ हृदय गति भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता ये गलत है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अगेन ऑप्शंस हैं, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च दाब। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अमीटर विद्युत धारा भी बिल्कुल सही है। अब सी और डी में आप लोग आंसर करेंगे। पायरोमीटर उच्च ताप ये भी सही है, लेकिन टैक्योमीटर का दबांतर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, क्या परिवर्तन होगा? जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया जाए? देखिए यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला हमारा 42 नंबर क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। सो ऑप्शन है, तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना या गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? नोट करेंगे इसको और आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे और लेवल हमने बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। इससे पहले हम बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। अब थोड़े से आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है हमने, ठीक है। आप लोग भी स्टडी कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसी क्लास अटेंड करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।